नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। पहली बार ये आउटडोर शूटिंग हम कर रहे हैं। हम आए हुए हैं ये मान्यता संघर्ष समिति कार्यालय और आज हम आप लोगों की मुलाकात कराने जा रहे हैं राजेश राणा जी से, जो कि एक शिक्षाविद के साथ साथ एक न्यायविद भी हैं। न्यायविद कहते हैं, क्या कहते हैं? कानूनविद। कानूनविद, अच्छा, कानूनविद भी हैं। पिछले 25 साल से हमारी इनसे पहचान है और एक समय जब बहुत ही गंभीर समस्या आ गई थी स्कूलों की कि स्कूल बंद होने के कगार पे थे हरियाणा सरकार के नोटिस के कारण, तो उस समय राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान था। इन लोगों ने करीब 52 स्कूलों को जोड़कर एक संघर्ष समिति बनाई थी और ये कहते तो हैं कि राजेश जी आपका मतलब योगदान रहा है विशेष, बट हम समझते हैं कि जितना योगदान इन लोगों का रहा उतना हमारा नहीं। तो इसके कारण 3 साल तक इन स्कूलों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उसके बाद तो फिर आप सब लोग जानते हैं 2003 में सर्व शिक्षा अभियान आ गया। बीजेपी की सरकार की अटल वाजपेयी की, तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया था जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का सरकार ने वादा किया था। उसमें काफ़ी मदद ली गई, इन लोगों के स्कूलों की मदद ली गई, सामाजिक संस्थाओं की मदद ली गई, खुद की कम्युनिटी सेंटर खुले और कई जो सरकारी स्कूल थे उनका रिनोवेशन कराया गया। जहाँ पे टॉयलेट नहीं थे वहाँ पे टॉयलेट बनवाए गए, जहाँ कमरे नहीं थे वहाँ कमरे बनवाए गए, कहीं पे लैब नहीं थी वहाँ लैब बनवाई गई। तो इस तरह के कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कराए गए। अब एक जो समस्या इस समय आई हुई है वो समस्या पहले तो मैं राजेश जी से ही जानना चाहता हूँ। राजेश जी पहले तो थोड़ा सा और अपना परिचय दें। हमने शायद बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो कुछ और बताएं अपने बारे में कि मतलब एक तो ये वर्तमान समस्या क्या है और दूसरा मतलब इस बीच में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। देखिए, पिछले 25 सालों से हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। स्कूल की समस्याएं जो भी होती हैं उनकी एडवोकेसी करते हैं, या फिर जो छोटे छोटे स्कूल हैं जिन्हें स्कूल ना कह के हम ब्रिज स्कूल कहते हैं, जनरली हम ब्रिज का काम करते हैं, ये बड़े स्कूल और सरकार के बीच में। तो ऐसे स्कूलों के लिए हम एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करते हैं कि उनके बच्चों के लिए इंटर स्कूल एक्टिविटी या उसके टीचर्स ट्रेनिंग हो सके। अब जो वर्तमान की समस्या है, ये समस्या आई कैसे है, तो ये एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से आई है। ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि पूरे हरियाणा में जितने भी गैर मान्यता स्कूल हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए, उसमें से कोई भी नहीं चलना चाहिए। और ये ऑर्डर 1 अप्रैल से इफेक्टिव है देखा जाए तो, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार स्कूल हैं और हर स्कूल के अंदर अगर 300 की एवरेज भी लेके चलता हूँ तो आप सोचिए कितने बच्चे हो गए और कितना स्टाफ हो गया जो इस ऑर्डर से इफेक्टेड है। लेकिन क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का हमें आदेश मानना भी पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई रास्ता भी निकालना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा जो आपस में डिस्टर्बेंस होनी है समाज के अंदर स्कूलों को बंद होने से, वो कैसे रोकी जा सके। तो वर्तमान की गंभीर समस्या है ये। नहीं तो आप क्या कहते हैं, सरकार ने अगर इनको बंद करने के लिए कहा है या हाई कोर्ट ने इनको बंद करने के लिए कहा है, किसी भी कारणवश कहा है, तो क्या ये स्कूल हैं, इनको स्कूल कहा जा सकता है जिनके लिए बंद करने के लिए आर्डर सरकार ने दिया है? असल में ये कॉन्सेप्ट का मिसकंसेप्शन है। अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्कूल बंद होने की बात कह रहे हैं कि जो गैर मान्यता स्कूल हैं, ये वास्तव में स्कूल नहीं कहा जा सकता इनको, क्योंकि जब एक स्कूल की हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है तो पिक्चर आती है एक बहुत बड़ा स्कूल, CBSE स्कूल होगा जिसका अच्छा स्ट्रक्चर है, 1 एकड़ में 2 एकड़ में खुला हुआ है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, दिमाग में यही आता है। और जब ये सवाल उठता है या मीडिया में आती है, हाई कोर्ट कहता है कि स्कूलों को बंद कर दो, तो जनता के दिमाग में ये बात आती है कि कोई बड़ा स्कूल है जो गलत काम कर रहा है और उनको बंद कर दिया जो मान्यता नहीं ले रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्कूल उस कैटेगरी के है ही नहीं। ये जो स्कूल है ये गलियों में खुले हुए, मोहल्लों में खुले हुए स्कूल हैं जो 2 कमरे में, 5 कमरे में, 10 कमरे में खुल जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कम होता है, मिनिमम स्ट्रक्चर होता है इनका। तो इनको अगर हम स्कूल कहते हैं तो फिर उन बड़े स्कूलों को हम क्या कहेंगे? तो अगर हम वास्तव में स्कूल की परिभाषा जानते हैं तो जो CBSE बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है या ICSE बोर्ड से जो बड़े बड़े स्कूल हैं, स्कूल तो वही हैं। ये स्कूल ना होकर ये ब्रिज स्कूल है, क्योंकि ये मिनिमम रिसोर्सेज में, मिनिमम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं और ये आस पड़ोस के मोहल्ले वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं जनरली, ज़्यादा दूर की रेंज नहीं है इसमें। तो इन स्कूलों को स्कूल कहना सही नहीं होगा और यही का सबसे बड़ा नुकसान भी है। इन स्कूलों को हमें ब्रिज स्कूल कहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में बांध का काम करते हैं। जब किसी पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो बड़े स्कूल में चला जाता है
और जब बिल्कुल ही बेकार होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाने की कोशिश करता है। तो ये बीच में लिंक है ये, तो हम इनको ब्रिज स्कूल ज़्यादा अच्छा से कह सकते हैं। यानी आपका कहना है कि मतलब ये जो बढ़ती जनसंख्या है और खासकर गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो ये उस समस्या के कारण ये ब्रिज स्कूल पैदा हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जितने भी ब्रिज स्कूल हैं ये पैदा क्यों होते हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। अब पहले गुड़गांव की बात लेते हैं। गुड़गांव की अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 20 से 30 लाख की पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर इसमें जो माइग्रेटर्स हैं, जो ये बाहर से जॉब करने यहाँ पे आए हुए हैं, और वो टेम्परेरी भी रहते हैं, परमानेंट भी रहते हैं, लेकिन टेम्परेरी ज़्यादा रहते हैं। अब होता क्या है, जो टेम्परेरी यहाँ आया है, अपने गांव से आया है या छोटे छोटे शहर से आया है, तो उनके पास रिसोर्सेज होते ही नहीं, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना सोशल रिसोर्सेज है। तो ऐसे में उनका इनकम सोर्स बहुत ही कम होता है। तो उस केस में अगर देखा जाए, जो आदमी यहाँ आके 10-15 हज़ार में कमाई कर रहा है, उसके बाद उसको किराए पे भी रहना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। तो आपका कहना है कि ये जो ब्रिज स्कूल पैदा हुए हैं ये केवल गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की समस्या है या करीब करीब हर जिले में ये समस्या है हरियाणा की? अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो जो ब्रिज स्कूल है वो एनसीआर के इलाके में ज़्यादा है, और अगर रिमोट में चले जाए तो वहाँ कम है। और उसकी वजह है, जो एनसीआर के इलाके हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ माइग्रेटर्स ज़्यादा है, और उस माइग्रेटर्स में भी छोटे शहर के या गाँव के इंसान ज़्यादा हैं। और यहाँ वो जो आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम जो रेंज है, सैलरी रेंज, वो 10 से 15 हज़ार की रेंज है। अब इस रेंज में उन्हें किराए पे भी रहना है, अपने अगर 2 बच्चे हैं तो 4 इंसानों के परिवार को पालना भी है, और उसके बाद शिक्षा का बजट भी निकालना है। तो मैक्सिमम वो 500 से 1000 रुपये निकाल सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास पढ़ाने के लिए 500 या 1000 रुपये हैं, तो बड़ा स्कूल तो इनको पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो एडमिशन फीस ही बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई गवर्नमेंट स्कूल हर जगह तो है नहीं, 3 से 4 किलोमीटर मिनिमम रेंज है। तो वो पेरेंट्स कहाँ जाएगा, तो वो आस पड़ोस के मोहल्ले के किसी स्कूल को ढूंढता है कि भाई वहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ ले मिनिमम फीस में। तो ये वजह है कि ये स्कूल जर्नेट होते हैं, सबसे बड़ी जो वजह है। और इसीलिए गुड़गांव, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा स्कूल हैं। ये सोनीपत में देखें तो वहाँ भी स्कूल ज़्यादा है, क्योंकि वो एनसीआर का इलाका है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से पब्लिक आती है। गुड़गांव के अंदर अकेले 5,000 स्कूल हैं इस चीज़ के लिए। तो नहीं, तो ये स्कूल चलाते कौन है, कैसे मतलब कैसे खुल जाता है, मतलब गली मोहल्ले में खुल जाता है, मतलब कोई तो क्वालिफिकेशन, कोई तो क्राइटेरिया इनकी होगी। हाँ, ये एक सोचने की बात है। बार बार उठता है कि स्कूल चला कौन रहा है, दुकानें हैं, ऐसे बोलते हैं बार बार, लेकिन ये चलाने वाले कौन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ऐसे नौजवान जिन्होंने एजुकेशन पूरी कर ली, बीएससी कर ली, बीएड कर ली, जेबीटी कर ली है, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी दे दिया है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, या ऐसे हैं कि अभी उनका गवर्नमेंट जॉब क्लियर ही नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम नौजवान किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में ज्वाइन करते हैं, वहाँ उनका शोषण होता है या वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो उनके अंदर दिल में होता है कुछ मैं करूँ, तो ऐसे नौजवान स्कूल खोल लेते हैं। या फिर हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो घर में रहती हैं, जिनकी शादी हो गई, पढ़ी लिखी हैं, उनके परिवार वाले अलाउ ही नहीं करते दूर जाने का स्कूल में, तो वो अपने घरों में स्कूल खोल लेती हैं, प्ले स्कूल खोलती हैं, 5वीं तक खोलती हैं, और धीरे धीरे अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाते हुए वो समाज को शिक्षित करती है। या फिर ऐसे नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोरेस्पोंडेंस से कर रहे हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, तो इन स्कूल को ज्वाइन करते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं। तो इस तरह से मिक्स कम्युनिटी है जो यहाँ पढ़ाती है। तो आपका कहने का मतलब कि इन स्कूलों में केवल माइग्रेंट वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और किसी मतलब अन्य लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते? देखिए, जो यहाँ का लोकल आदमी है उसका इनकम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वो तो इन स्कूलों को दुकान कह के मानता है, वो स्कूल मानता ही नहीं इनको। पहली बात तो यहाँ 80% बच्चे जो हैं माइग्रेटर्स के ही हैं, जो यहाँ जॉब के पर्पज से आए, या फिर हमने ये देखा अपने 25 साल की लाइफ में कि 25% बच्चे वो होते हैं जो किसी ना किसी वजह से गांव से उनके माँ बाप यहाँ आते हैं, या लड़ाई झगड़ा होता है या कोई बीमारी होती है, टेम्परेरी आते हैं और यहाँ 1 साल के लिए रुकते हैं या बीच में चले जाते हैं। तो 25% बच्चे तो वो होते हैं जो किसी भी सेशन को कवर ही नहीं कर पाते, तो कोई सितंबर में आएगा, कोई दिसंबर में आएगा। अब वो बच्चा बाहर ना घूमे तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ब्रिज स्कूल में जाके बच्चे का एडमिशन करवाए और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तो एक प्रश्न और उठता है कि जब आप कहते हैं कि भाई ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इनका पहली बात तो स्टैंडर्ड क्या है, क्या इन्होंने बीएड कर रखा है, क्या इन्होंने कोई बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है? ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये बच्चों को कुछ क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है? हाँ, देखिए, जितने भी स्कूल्स हैं इसमें 60% के आसपास जो टीचर्स होंगे सब क्वालिफाइड होते हैं। 60% मतलब क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि वो हाईली क्वालिफाइड का है, या वो एकेडमिक के तौर पे अगर कहें तो बीएड जेबीटी होते हैं,
अच्छा अच्छा। 40% जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, उसमें BA MA पास भी होते हैं, B.Ed नहीं होते जनरली, या JBT नहीं होंगे, 12th पास भी होते हैं, वो होते हैं इसमें 40%। लेकिन वो सबके सब वो हैं बच्चे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, यानी कि अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई भी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे कभी भी इंटेलिजेंट या वो कहें कि वो नालायक हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन स्कूलों में जो बच्चे हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे होते हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये स्कूल नहीं, ब्रिज स्कूल हैं, और इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर माइग्रेंट के बच्चे हैं, जहाँ जो कि वो बड़े स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये आप ये कह रहे हैं, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं कि इतने सारे स्कूल क्यों खुल रहे हैं? देखिए, जिम्मेवार इसके लिए कई चीज़ें हैं, सिर्फ एक कोई फैक्टर नहीं कह सकते। पहली बात है कि सरकार के पास लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है, वो सबको रोजगार नहीं दे सकती। ठीक है, जब वो सबको रोजगार नहीं दे सकती तो आदमी को अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा। तो पढ़े लिखे इंसान अपना रोजगार खुद ढूंढते हैं, पहली बात है। मतलब ये प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, बिजनेसमैन नहीं है। अगर हम कहते हैं बिजनेसमैन, वो नहीं है। ये क्या है, सारी जिंदगी स्कूल चलाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को जिंदा रखेंगे और समाज को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। एक और जो ये बात हमारी समझ में आ रही है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये सरकार की मदद ही कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। भाई सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को यह निर्वहन कर रहे हैं, तो फिर सरकार इनके पीछे क्यों पड़ी है? देखिए, अगर सरकार की मदद की बात करूं तो 3 तरह से सरकार की मदद करते हैं। सबसे पहले, सरकार से एम्प्लॉयमेंट नहीं मांग रही है, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं 4000 स्कूल हैं, तो 4000 स्कूल के अंदर अगर 20 की भी एवरेज लेके चलूं तो आप लेके चलिए 1-1.25 लाख के आसपास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखे हैं इन्होंने। मैं थोड़ा सा आपको होल्ड कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं 4000 स्कूल, ये 4000 स्कूल केवल गुड़गांव में है? ये गुड़गांव के अंदर सिर्फ 4000, पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन 9000 स्कूल है। ओह माय गॉड, ये मान के चलिए, ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो 9000 स्कूल, इसका मतलब अगर आप 20 से गुणा कर दें तो हमको लगता है कि 18 लाख। बिल्कुल है, मतलब 18 लाख बच्चे इनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी सरकार की बिना मदद लिए। आप पहली बात ये समझिए, अगर सरकार को 18 लाख बच्चे पढ़ाने पड़ जाएं तो कितने कमरे बनाने पड़ेंगे, कितना डेप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, कितना शिक्षा बजट बनाना पड़ेगा। ये सारा का सारा बजट रिड्यूस कर रहे हैं और बिना कोई चमन नहीं लिए सरकार से। ठीक है, यानी आप ये देखा जाए तो सरकार के बजट को भी ये एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि भाई शिक्षा के ऊपर ज़्यादा सरकार को खर्च करने से बचा जा सकता है। आप सरकार की 40% जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए, और वो भी बिना पैसे लिए। तो ये बात क्या कोर्ट के समझ नहीं रखी गई कि भाई ये तो ब्रिज स्कूल हैं, इनको क्यों बंद करने का आप आदेश दे रहे हो, ये तो हमारी मदद कर रहे हैं? सरकार ने ऐसा कोई अपनी तरफ से वकील नहीं खड़ा किया है इस बात को बोलने के लिए? ये बात हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोस्पेक्टिव बनाया गया है कि दुकानें हैं, अनऑथराइज है, ये कैसे बना है। नहीं तो सरकार अगर ये सारी बातें रखती कि भाई एक्चुअल सिचुएशन ये है, तो ये ऐसे हालत पैदा ही नहीं होते, ऐसे ऑर्डर्स ही पास नहीं होते। तो ये तो हम भी समझ नहीं आ रहा है कि हो कैसे रहा है सारी चीज़ें। एक और प्रश्न उठता है, क्या इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, उनके पेरेंट्स, कि हमारा बच्चा सही जगह पे जा रहा है और उसको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे 25 साल एजुकेशन में हो गए हैं, और ऐसे स्कूलों में जानता हूँ जो 15-20 साल से चल रहे हैं, और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ के पास होके बाहर निकले हैं, अब उनके बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आप ये मान के चलिए, यानी अगर कोई बच्चा जो पढ़ के वहाँ से गया, उसके फिर बच्चे हुए और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो ये मानता है कि उसका बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है और सुरक्षित है, तभी तो उस बच्चे को भेज रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जितने भी स्कूल हैं, छोटे छोटे ब्रिज स्कूल जिसको बोलते हैं, ये इसी बात पे सर्वाइवल करेंगे कि अगर ये सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करेंगे, तो ये इतनी ज़्यादा केयर करते हैं बच्चे की कि उनको पता है कि अगर थोड़ी सी भी घटना हो गई तो इनका स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात बड़े स्कूल में भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है, आप नोट कीजिए, अभी हरियाणा में डबवाली में घटना हुई थी, या और कई जगह घटना, गुड़गांव में घटना हुई है, ये किस स्कूल में हुई है? ये उन बड़े बड़े स्कूलों में हुई है जिन्हें हम एक्चुअल में स्कूल कहते हैं। लेकिन उन स्कूलों के चक्कर में इन स्कूलों को पीस दिया जाता है। इन छोटे स्कूलों में आज तक पिछले 50 साल का इतिहास है तो एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कहें कि सुरक्षित, ये स्कूल सुरक्षित नहीं है।
राजेश राणा जी, आज तो आपने हमारी आंखें ही खोल दी, इतनी अच्छी बातें बता के, और इतना हमको समझाया आपने कि बेसिकली ये स्कूल जिनको बंद करने को कहा जा रहा है, ये स्कूल है ही नहीं, ये तो एक का सरकार की मदद करने के लिए बीच स्कूल का काम कर रहे हैं, जो कि बड़े स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच की एक कड़ी है आपके कहने के हिसाब से। तो एक प्रकार से ये सरकार के बजट में भी मदद कर रहे हैं कि सरकार को ज़्यादा बजट अलॉटमेंट नहीं करना पड़ रहा है, ये उनकी जिम्मेवारियों को उठा रहे हैं। तो ऐसे में इन स्कूलों को नोटिस देना, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ, आपकी बातों से मैं भी सहमत नज़र आ रहा हूँ। पहले तो मैं समझ रहा था कि शायद इन स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि भाई ये स्कूल्स जो हैं स्कूल्स नहीं हैं, ये बिजी स्कूल हैं, और अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है तो इनको पुनरीक्षण याचिका दायर करना चाहिए, दोबारा रिट पिटीशन लगाना चाहिए कि इसमें आप दोबारा विचार करें, बिकॉज ये स्कूल्स नहीं हैं, ये स्कूल हमारी मदद कर रहे हैं और ये उन बच्चों को उस लायक बना रहे हैं कि कल की डेट पे बच्चे ड्रॉप आउट्स ना हो जाएं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों से, क्या यही बात आपका कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, जो ड्रॉप आउट्स है, ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा सहारा ब्रिज स्कूल है। आप ये नोट करिए कि कोई भी बच्चा अगर गांव से यहाँ आता है, सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ना तो गवर्नमेंट स्कूल उसका एडमिशन लेगा और बड़े स्कूल में तो जा ही नहीं सकता। तो ऐसे में ये ब्रिज स्कूल जो है उसका हाथ पकड़ते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट होते हुए उसको पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं कहूँ ड्रॉप आउट्स का कोई सहारा है तो सिर्फ ब्रिज स्कूल है, ये मान के चलिए आप। धन्यवाद राजेश राणा जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को समझाया है। हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि मतलब हरियाणा सरकार का आदेश जो है वो क्या वाकई लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको ये वीडियो में विश्लेषण कैसा लगा है और राजेश राणा जी की बात से आप कितने सहमत हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। राजेश राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।